लोग चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी, आपकी जानकारी के लिए अभी कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना से 200 मेगावाट के सोलर के उत्पादन का और 3 हमारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास, मतलब 200 मेगावाट का उद्घाटन और 3 बड़े बड़े लगभग 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। तो हम सोलर में तो हम आगे बढ़ चुके हैं, एक रिवोल्यूशन आ चुकी है। इस पॉलिसी के तहत हाइड्रोजन में भी हम लोग एक रिवोल्यूशन की तरह उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। एक और प्रस्ताव था, जायका की सहायता से आगरा में गंगा जल पे आधारित पीने के पानी की एक परियोजना थी, जिसको 2011-12 में हम लोगों ने मंजूर किया था, जिसकी कीमत 2887.92 करोड़ रुपया आंकी गई थी। और उस समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी के मीटर वगैरह जो है ऑटोमेटिक नहीं थे, घर घर जाकर के रीडिंग लेने का, मैन पावर बढ़ने का कुछ आंकड़े थे जो, तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसकी पुनरीक्षित जो कीमत है, रिवाइज जो कीमत, अब लगभग 90% काम इस योजना में पूरा भी हो चुका है। लेकिन अब जो रिवाइज कास्ट आई है वो उस समय निर्धारित कास्ट से भी लगभग 45 करोड़ रुपए कम आ रही है। तो चूंकि ये विदेशी लोन है, इसलिए हमें इसको एक औपचारिक मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष आना था। वैसे कीमत में कमी आई है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल ने हमारा मंजूर किया है, वो है मातृभूमि अर्पण योजना। इसमें जो हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश के हों या देश के किसी भी कोने के हों, जो लोग विदेशों में रहते हैं, वो लोग अपनी मातृभूमि में, अपने गांव गिराव में, अपने नगर में, शहर में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई फ्रेमवर्क उनको नहीं मिल पाता है कि कैसे स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, पार्क बगीचा बनाना है, खेलकूद का मैदान बनाना है। वो लोग चाहते हैं कि हम योगदान दें, लेकिन कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है कि अगर वो पहल करेंगे तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। उसके लिए हमने एक योजना लेकर के हम आए हैं और इसमें हम ये कह रहे हैं कि 40% के कोई भी काम वो चिन्हित करेंगे, उसमें 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, 60% उनको लगानी होगी और इस प्रकार हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कोई भी सामुदायिक या सामाजिक कार्य हो, उसको किया जा सकता है। इंटर कॉलेज की कक्षाओं का निर्माण, क्लासरूम का निर्माण, सामुदायिक भवन, विवाह, मैरिज हॉल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जैसा मैंने कहा, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, खेलकूद स्टेडियम, सीसीटीवी कैमरे लगाने का, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने का, अंत्येष्टि स्थल के निर्माण या विकास का काम, जल उपचारण, जल वाटर सप्लाई का काम, तालाब का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड, पैसेंजर शेड, फायर सर्विस, सोलर एनर्जी से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का, पशु का सुधार, नस्ल केंद्र वगैरह, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, इस तरह की तमाम जो ग्रामीण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवश्यक सेवाएं होती हैं, नगरीय सुविधाएं बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, दूध संग्रह के लिए, गरीबी उन्मूलन के अन्य कोई कार्य हो, पार्क मैंने बताया, पार्क के सौंदर्यीकरण विकास, तो ऐसे तमाम कामों में उनका सहयोग और सहभागिता ली जा सके, उसके लिए एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने डेवलप किया है। और इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, जो इस पूरे कार्यक्रम का दिशा निर्देशन करेगा। और बाकी उसके नीचे भी हमारे विभाग के स्तर पे भी, प्रमुख सचिव के स्तर पे भी हम लोगों ने कमेटी बनाने का व्यवस्था किया है। इससे मैं मानता हूं कि देश के बाहर बसे हुए हमारे भाई बहनों को अपने स्थानीय क्षेत्रों के विकास में भागीदारी करने का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से कि वो कृषि तथा कृषि शिक्षा से संबंधित जो 3 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज स्वीकृति प्रदान की है, उस पर अपने विचार रखें। माननीय शाही। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी और आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अनुसार
प्रदेश के 14,78,000 किसान जो निजी रूप से विद्युत कनेक्शन के द्वारा अपने नलकूप चलाते थे, उनके बिजली को माफ करने का फैसला किया है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने सहमति दी। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की ओर से उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज एक दूसरा फैसला उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हुआ है कि प्रदेश में मक्का के आच्छादन और उत्पादन की वृद्धि के लिए राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की योजना सभी 75 जनपदों के भीतर चलाई जाएगी। भारत सरकार के द्वारा ये योजना हमारे 11 जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 13 जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा चलाई जा रही थी। प्रदेश और देश में बढ़ते हुए मक्का की मांग खासतौर पर कैटल फीड और पोल्ट्री फीड के लिए भी इसके उपयोगिता काफी तेजी से बढ़ी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के भीतर जो कैटल फीड के इंडस्ट्रीज आएंगी उनके या पोल्ट्री फीड के लिए आएंगी, उनके लिए हम कैसे चारा उपलब्ध करवा सकें, उस दृष्टि से एक व्यापक कार्यक्रम चलाने का फैसला योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जिसमें 4 वर्ष में हम लोग 146 करोड़ 55 लाख रुपया खर्च करेंगे और ये हमारा प्रयास होगा कि 1 लाख हेक्टेयर के भीतर खेती करके लगभग 1 लाख से लेकर के 2 लाख हेक्टेयर के भीतर उसका दायरा बढ़ाएंगे और 11 लाख मीट्रिक टन हम उत्पादन उत्तर प्रदेश का बढ़ाएंगे। इसके लिए किसानों को संकर बीज उपलब्ध कराया जाना, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की जो बढ़ती हुई मांग उपभोक्ताओं के बीच में उसको प्रमोट किए जाने के लिए उन्नतशील बीजों का उपलब्ध कराया जाना, उनके प्रदर्शन किया जाना और प्रचार प्रसार गोष्ठी और किसान कार्यशाला और किसानों का भ्रमण करके और उनको प्रदर्शन के माध्यम से ये दिखलाया जाना जिससे वो मक्के की खेती को विस्तार दे सकें। इसी के साथ साथ उसके जो दाने छुड़ाए जाने के लिए यंत्रों का या प्रसंस्करण की दृष्टि से भी इस पर काम किया जाएगा। और यह मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक उत्तर प्रदेश के किसानों के खेती के विविधीकरण के दृष्टि से जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2 कदम पहले उठाए थे। पहला, तिलहन की मुफ्त निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराई जाना, दूसरा दलहन की निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराया जाना और तीसरा ये मक्का आच्छादन के उत्पादन के दृष्टि से राज्य सरकार का त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, यह उत्तर प्रदेश की खेती को एक नई दिशा देगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरा फैसला, जैसा आप जानते हैं, इसके पहले कैबिनेट ने इस बात का निर्णय कर रखा था कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सहमति प्रदान किया था। अब उसकी ईपीसी मोड पर कराए जाने का निर्णय हुआ है, जिसके भीतर 434 करोड़ 60 लाख रुपए हमारी जो व्यय वित्त समिति है उसने इसके लिए प्रथम चरण के कार्यों के लिए आज अनुमोदन उन्होंने प्रस्ताव दिए थे, जिसका मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। आप अवगत हैं कि पूरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ और बस्ती मंडल के 10 जनपद इस विश्वविद्यालय के खोले जाने से लाभान्वित होंगे और वहां के छात्रों को, विशेष रूप से छात्र छात्राओं को कृषि संबंधित विषयों के पठन पाठन की सुविधा होगी, नए रिसर्च की सुविधा होगी। साथ साथ में नवोन्मेषी कार्यक्रम के माध्यम से इनके विभिन्न महाविद्यालयों के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उससे पूरी उत्तर प्रदेश के भीतर जो एग्रीकल्चर गैप है उसको हम भरपाई कर सकेंगे। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रथम चरण की आज सहमति, जिसके निर्माण की स्वीकृति दिया, उस पर 434 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 2 दिसंबर 2026 के पूर्व यह विश्वविद्यालय तैयार हो जाएगा। अभी इस साल के वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 के वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उसके द्वारा हम शिलान्यास और आगे के कार्यक्रमों को बढ़ाने का काम करेंगे और 24-25 में निर्माण कार्यों को गति दिए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्राविधान इस साल के बजट में रखी गई है। तो उसके द्वारा इसका निर्माण करके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर कृषि क्षेत्र को गति दिए जाने का ये व्यवस्था किया जाएगा। एक तीसरा निर्णय, हमारे प्रदेश के भीतर 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हैं और एक हमारा प्रशिक्षण संस्थान इस लखनऊ में रहमान खेड़ा के भीतर संचालित है। इन 5 संस्थानों के भीतर एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो
एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स या उसके ऊपर के विद्यार्थी हैं उनको नई तकनीकी के माध्यम से कृषि व्यवसाय को कैसे बढ़ाई जा सके, किसानों को भी हम उसके प्रशिक्षण कर सकते हैं, या नए स्टार्टअप आते हैं तो उनको भी कृषि निवेशों को बढ़ावा दिया जाना और प्रसंस्करण करके उत्पादों को तैयार किया जाना, उनका एक नवाचार स्थापित करने के लिए कृषि क्षेत्र के जो जितने भी विभाग हैं उनको जोड़ करके और जो मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन कैसे हो और उनके उत्पादों का विकास करके युवा उद्यमियों को रोजगार और स्वावलंबी बना करके और किसानों के एफपीओज को भी उसके साथ जोड़ करके उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, इस दृष्टि से यह योजना स्वीकार की गई है। हमारे बजट में 24-25 के बजट में 20 करोड़ रुपए का इसके लिए प्राविधान किया गया था। आज कैबिनेट ने उस पर सहमति दिया है और लगभग 11 करोड़ 95 लाख रुपए एक इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने में खर्च होगा। तो आने वाले दिनों में लगभग 55 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर व्यय होंगे, जिसके माध्यम से खेती के क्षेत्र को एक नई दिशा दी जा सकेगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सबसे महत्वपूर्ण किसानों के निजी नलकूपों की बिजली के बिल को से भरने की जो छूट दिया है, उस छूट के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा, वित्त मंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, तीनों को मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत शाही जी। मैं आदरणीय श्री नंदगोपाल नंदी जी से अनुरोध करेंगे कि वो औद्योगिक विकास के संबंध में आज मंत्रिपरिषद के द्वारा जिन प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है उसके संबंध में अपनी बात रखें। आदरणीय श्री नंदी जी। जैसा कि आप सब विदित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास मैं अनुमति चाहूँ। लगातार नित्य नए आयाम को छू रहा है। आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है, MMTH परियोजना के संबंध में डिपो स्टेशन ग्रेटर नोएडा से बोड़ाकी मल्टी मॉडल हब ट्रांसपोर्ट हब साइट तक NMRC की मौजूदा एक्वा लाइन का लगभग 2.6 किलोमीटर का विस्तार किए जाने के संबंध में है। उक्त परियोजना की कुल लागत 416.34 करोड़ अनुमानित की गई है। उक्त परियोजना से परिवहन अवस्थापना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने तथा विभिन्न परिवहन माध्यमों में निर्बाध कनेक्टिविटी में सहयोग प्रदान करेगी। परियोजना से क्षेत्र का विकास एवं जन सामान्य को प्रत्यक्ष लाभ होगा। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। ये एक और दूसरा है बहुत ही प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज 1 के निर्माण हेतु ग्लोबल ई टेंडर के माध्यम से एक जो हायर बिडर है उसका चयन किया गया। प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र नोएडा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी हेतु आवश्यक घटकों को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज 1 परियोजना की अनुमानित लागत 1510 करोड़ रुपए होने के दृष्टिगत गाइडलाइन 2016 के उपरोक्त प्राविधान एवं कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक दिनांक 5/2/2024 की गई संस्तुति के अनुक्रम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी फेज 1 के निर्माण हेतु उच्चतम हायर बिडर के रूप में बायव्यू प्रोजेक्ट LLP consortium of member with consortium member 1 Pramesh Consultant Company Limited Construction, member 2 Noida Cyber Park Private Limited को 18% ग्रास रेवेन्यू शेयर की बिड वैल्यू के आधार पर चयनित किए जाने के
इस हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत किए जाने का आज अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी स्थापित किए जाने की परिकल्पना एक ऐसे गंतव्य के रूप में की गई है जिसमें फिल्म, स्कूल, मीडिया, इंडस्ट्रीज, ऑफिस, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, थीम पार्क, होटल तथा फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी प्रोग्राम, OTT के निर्माण से जुड़े सभी आयामों का समावेश होगा। फिल्म सिटी के निर्माण से निवेश के साथ साथ बड़ी मात्रा में स्थानीय रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, इसमें वृद्धि होगी, वाणिज्यिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पे बढ़ेगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो लगातार नित्य नई ऊंचाई को औद्योगिक डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, छू रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद नंदी जी। आज जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था, मंत्रिमंडल के समक्ष अरे जितनी बतानी थी वो बता दी। अब जो है, अब हमारी सुनिए आप, और आपके पास कोई विशेष कार्यक्रम होगा तो हम आपकी सुन लेंगे। देखिए, बता देंगे बात। मेट्रो, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज, इसकी लंबाई 11.165 किलोमीटर के कार्यान्वयन के अनुमोदन के संबंध में जो आज मंत्रिमंडल के द्वारा सहमति प्रदान की है, ये अपने आप में लखनऊ में खास तौर से और आवागमन करने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसमें खास तौर से लगभग 5801 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। 30/6/27 तक इसको पूर्णता की अवधि इसकी निर्धारित की गई है। 12 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं, 5 एलिवेटेड तथा 7 भूमिगत। स्टेशन से बसंत कुंज मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी, जिसमें 4.286 किलोमीटर एलिवेटेड तथा 6.879 किलोमीटर भूमिगत। ये अपने आप में मेट्रो के एक्सपेंशन की बात बहुत दिनों से चल रही है। आज मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। ये उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश 2024। काफी दिनों से ये बात महसूस की जा रही थी कि जो राज्य राजधानी क्षेत्र है, खास तौर से बाराबंकी है, रायबरेली है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, जो लखनऊ के जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें अनियोजित विकास न हो। उद्देश्य यह है कि नियोजित विकास हो, क्योंकि जिस प्रकार से NCR बना दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, उसी प्रकार से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर भी नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जो विकास हो वो सुनियोजित हो। इसके लिए आज एक अध्यादेश मंजूरी है जी। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश 2024। ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें जिले तो मैंने अभी बताया, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट अध्यादेश में सब पूरी बात उस पर आ जाएगी। अभी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो हरदोई रोड पर या उन्नाव रोड पर, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, ये जितने भी सराउंडिंग क्षेत्र हैं, उसका एक सुनियोजित तरीके से विकास हो, इस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई और आज इसका
मंत्रिमंडल के द्वारा अध्यादेश लाने की मंजूरी इसमें दे दी गई। मर्ज देखिए, इसमें सबके कोऑपरेशन से ही होगा। जब भी कोई इस प्रकार की होती है, नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो या विनियमित क्षेत्र हो, उन सबका एक कोऑर्डिनेशन करके ही इसमें विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। मर्ज नहीं होगा कुछ भी, उनका अपना अपना अलग अलग अस्तित्व रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन सबका रहेगा। आवास ये मंत्रिमंडल के द्वारा आज एक अन्य योजना, खास तौर से जो जनपद पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज में नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए मुड़िया पनई उर्फ सुनगढ़ी, ये चुंगी अंदर चुंगी तहसील व जनपद पीलीभीत स्थित भूमि खाता संख्या ये निश्चित में से 4500 वर्ग मीटर श्रेणी 1 का सरकार द्वारा नगर पालिका पीलीभीत की नजूर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने के लिए आज मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई। जी, 4500 वर्ग मीटर जमीन इसको दे दी गई है और ये इसमें नर्सिंग कॉलेज बनेगा। संख्या 8। प्रयागराज में काफी दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस बने। इसके लिए 10,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि इसको राज्य संपत्ति विभाग द्वारा नजूल भूमि का उपयोग राज्य संपत्ति विभाग द्वारा किया जाएगा और उस पर सिविल लाइंस क्षेत्र में है। ये नजूल भूखंड संख्या 112 सिविल स्टेशन प्रयागराज, जिसका कुल क्षेत्रफल 11,433 वर्ग मीटर है, उसमें 10,000 वर्ग मीटर अति विशिष्ट अतिथि गृह के निर्माण हेतु राज्य संपत्ति विभाग के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए आज मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी। उसके लिए एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस बनेगा। नंबर 10 किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में जनरल सर्जरी नवीन विभाग के नवीन भवन निर्माण की योजना को आज मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। 377 करोड़ रुपए की यह योजना है। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा तीनों कार्य होंगे। 30 माह का समय इसमें लगेगा। ईपीसी मोड के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। ये केजीएमयू की योजना है, काफी दिनों से ये मांग कर रही है। 18 ये तो एक फॉर्मल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा के शिक्षकों समकक्षीय संवर्ग को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस प्रस्ताव में राज्य सरकार के ऊपर 251.05 लाख का व्यवहार पड़ेगा। इतना ही व्यवहार केंद्र सरकार के ऊपर पड़ेगा। 16 से 19 तक का जो अमाउंट जो है इसका भुगतान करने जा रहे हैं। काफी दिनों से ये बात चल रही थी। इसके अलावा 22 जी नजूल भूमि के संबंध में आज मंत्रिपरिषद के एक समय से एक प्रस्ताव आया था। खास तौर से यह नजूल भूमि किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं की जाएगी, केवल गवर्नमेंट पर्पजेस के लिए ही इसको आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार का एक प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल के समक्ष आया है। ये भी अपने आप में एक अध्यादेश के रूप में कार्य रूप लेगा। इसमें जिन लोगों के पैसे जमा हैं उनको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, जो MCLR जो बैंक का रेट, ब्याज का रेट है, उसके अनुसार उसको ब्याज पर पैसा वापस करके उनको सरकारी क्षेत्र में ही अब ये लैंड आवंटित की जाएगी। जी नहीं जी, अध्यादेश होगा जी, उसको अलग से देखा जाएगा। बहरहाल ये जो आज हमारे सामने जो अध्यादेश आया है उसका यही वो है
मैं पूरे अध्यादेश की आवश्यकता है जिसमें नजूल भूमियां शासन को सार्वजनिक उपयोगार्थ पुनः प्राप्त हो सके। शासन अपनी नजूल भूमियों पर प्रवेश कर ले तो भूमि का अर्जन किए बिना ही भूमि उपलब्ध हो सकेगी। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग अध्यादेश 2024 लाए जाने का प्रस्ताव आज मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में स्थित नजूल भूमियों का निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व के रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन संबंधी किसी भी न्यायालय की कार्रवाई या प्राधिकारी के समक्ष आवेदन जो इस अध्यादेश के जारी होने के पूर्व के हैं व्यपगत हो जाएंगे और अस्वीकृत समझे जाएंगे। यदि इस संबंध में कोई धनराशि जमा की गई है तो ऐसे जमा किए जाने दिनांक से उसे भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट की ब्याज पर आकलित करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पश्चात नजूल भूमि का आरक्षण एवं उसका उपयोग केवल सार्वजनिक इकाइयों के लिए ही किया जाएगा। वो तो बता दिया कि जिसका पैसा जमा था उसको ब्याज सहित वापस कर दिया गया। यह इसका अंदाजा नहीं है अभी भूमि की बात है, उस पर भवन की बात तो आई नहीं। जनपद लखनऊ में हाँ ये आउटर रिंग रोड के रेथा अंडरपास से पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल पार्क तक 4 लेन निर्माण लंबाई 14.28 किलोमीटर। आईआईएम लखनऊ से आउटर रिंग रोड रेथा अंडरपास मार्ग 8.4 किलोमीटर का 2 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार पीसीओ में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए संपूर्ण परियोजना एवं मुक्त कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा 4,09,39,00,000 रुपए के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री परिषद की आज सहमति मिल गई है। इसमें केंद्र की सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। ये 12 महीने में ये पूरा किया जाएगा। ये खास तौर से जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके अलावा एक और है हाँ आयुष का जो हमारे सामने अभी तक 3 उसके वो थे 3 निदेशालय और 2 बोर्ड ये भी आयुष के उसमें थे निदेशालय थे। आयुर्वेद निदेशालय, यूनानी निदेशालय, होम्योपैथिक निदेशालय और 2 बोर्ड उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी एवं तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड कार्यरत है। ये दोनों बोर्ड और तीनों निदेशालय ये अब एक व्यक्ति के अधीन होंगे। शासन आयुष विभाग से संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वयन, चिकित्सा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं चिकित्सकों की दक्षता वृद्धि के लिए आयुष डीजीए का पद सृजित करते आयुष का एक नया पद सृजित किया जाएगा। उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। महानिदेशक आयुष डीजीए के वेतनमान के सापेक्ष अनुमान्य वेतन भत्तों एवं आय व्यय की व्यवस्था आयुष विभाग के मानक मदों के अंतर्गत की जाएगी। गजट प्रकाश जिस दिन गजट प्रकाशित होगा उस दिन लागू की जाएगी। ये कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए और बेहतर परिणाम देने के लिए इसको की गई। अब आपका एक सवाल रह गया कि कौन सा प्रस्ताव जो है वो स्थगित किया गया, वो हम आपको बता दें। शायद 20वां है जो स्थगित किया गया है मंत्री परिषद का प्रस्तावित 20वां जी, ये 20वां प्रस्ताव जो है ये स्थगित है। 20वां नहीं 21वां है, 21वां है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण है तो औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति 2024 ये स्थगित कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
सही बताएं। कल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाके डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं आते? ये काम खत्म हो तब ना। ये काम कभी खत्म नहीं होगा। सर आप? जी हाँ, मैं अभी यहीं 10 मिनट के अंदर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलवा दे तो। वो कैसे? अरे जैसे बैंकिंग, शॉपिंग, फूड डिलीवरी ऑनलाइन पे, वैसे ही ऑनलाइन पे डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लीजिए। किसी भी हेल्थ केयर इशू के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वीडियो होम डिलीवरी। अब डॉक्टर घर पे बस 10 मिनट, ओनली ऑन